देखिए, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या डिनोट करता है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? मोमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। और जो वो मोमेंट्स मिलेंगे उसकी हेल्प से आप मीन बता सकते हैं, वेरिएंस बता सकते हैं, आप उनकी हेल्प से स्क्यूनेस भी बता सकते हैं। वैसे स्क्यूनेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि पूछता ही नहीं है वो, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कुर्टोसिस, क्योंकि वो फंक्शन से स्क्यूनेस कुर्टोसिस नहीं पूछता, वो डेटा पे पूछता है स्क्यूनेस कुर्टोसिस, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो स्क्यूनेस कुर्टोसिस ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हम सारे डिस्कस कर सकते हैं। या गामा 1 की वैल्यू मीन्स स्क्यूनेस, बीटा 2, गामा 2, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स या बीटा 1, जो भी वो पूछेगा वो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ आपको। जैसे कि हमारा जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता था उसकी बात कर लेते हैं। मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये थोड़ा सा फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगा। मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता था? न्यू आर। वो कैसे डिफाइंड होता था? एफ आई एक्स आई पावर आर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जिसको आप कैपिटल एन कहते थे। तो ये क्या होता था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता था तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जनरेट होगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास होगा। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टर्म्स में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो ध्यान से, इस सेम फॉर्मूले को प्रोबेबिलिटी मास पे अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो एफ है उसको हम पी आई लिख लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्स आई पावर आर और समेशन ऑफ पी आई, इस तरीके से। अब बताओ जरा, समेशन ऑफ पी आई क्या होता है? बताइए, कोई भी स्टूडेंट बताए, ये वैल्यू क्या होती है बेटा? सर 1 होती है सर। 1 होती है। तो इसका मतलब न्यू आर का फॉर्मूला क्या बन गया? समेशन ऑफ पी आई एक्स आई पावर आर, वेयर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप, या 2 बोल दीजिए, 1 इसको बोल दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। अब आप सोचिए कि ये फॉर्मूला तो ये भी मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए, ये भी मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए, बट हमने नेचर यानी कि जो डाटा होगा या जो हमारा टॉपिक का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया। जैसे जब हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा की तो इस तरीके से लिखा हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी पी एक्स की। ठीक है, वेयर पी एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो उस केस में हमने इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टर्म्स में चेंज कर दिया। क्लियर है बेटा? तो फॉर्मूले दोनों एक ही हैं, एक ही फॉर्मूले से बने हैं, बट दोनों का नेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए लिखा हुआ है और ये प्रोबेबिलिटी मास के लिए लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से वैल्यू सेम ही आती है, बट हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अवेलेबल है तो हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के थ्रू जाते हैं। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अवेलेबल है तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के थ्रू जाते हैं। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा अवेलेबल है तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के थ्रू जाते हैं। क्लियर है बेटा? बोलो यस नो। यस सर। यस सर। तो जैसे r इक्वल टू 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये क्या बनेगा? v0 समेशन ऑफ पी आई एक्स आई पावर 0। तो एक्स आई पावर 0 क्या बनाता है? समेशन ऑफ पी आई ही बनाएगा, क्योंकि एक्स आई पावर 0 तो 1 हो जाएगा। और समेशन ऑफ पी आई, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है समेशन ऑफ पी आई क्या होता है? 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली r इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो न्यू वन को क्या लिखेंगे? पी आई एक्स आई पावर 1, क्योंकि r को 1 रख रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स बार। तो हम, आपको याद होगा, रिलेशन याद आ रहा होगा कि न्यू वन की वैल्यू हम वहाँ पर भी क्या प्रूव करते थे? एक्स बार के इक्वल है। बोलो। यस सर। ठीक है, r इक्वल टू 2 की बात करें तो न्यू 2 समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली
न्यू 3 न्यू 4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ r=3 एंड r=4। तो अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, यानी कि अगर हमारे पास ये चारों मूवमेंट्स अवेलेबल हैं, ये कौन से मूवमेंट्स हैं? दीज आर द मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो क्या हम इन्हें मूवमेंट अबाउट मीन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? बताओ, रिलेशन वाले फॉर्मूले की हेल्प से नहीं कर पाएंगे? µ1 µ2 µ3 µ4 पे बोलो। बेटा वो रिलेशन के फॉर्मूले होते थे ना हमारे, ओरिजिन और मोमेंट अबाउट मीन में रिलेशन, और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट एंड मोमेंट अबाउट मीन में रिलेशन। तो वो रिलेशन वाले फॉर्मूले हम दोबारा से यहाँ पर एक बार एक्शन में लेके आएंगे तो ओबियसली हम यहाँ से कन्वर्ट कर पाएंगे इनको मोमेंट अबाउट मीन के लिए। बोलो। यस सर। ठीक है, वो जब आएगा फॉर्मूला तो मैं दोबारा से आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं तो आप मीन भी बता सकते हैं, मीन तो ऑलरेडी बता ही दिया आपने, वेरिएंस भी बता सकते हैं आप, और इवन आप गामा 1 जो स्क्यूनेस बोला जाता है वो भी बता सकते हैं। इवन आप कुर्टोसिस भी बता सकते हैं, जिसको आप किससे डिनोट करते थे बेटा? β2 से या गामा 2 से। ये वैल्यूज़ भी बता सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं आप उस वहाँ पर कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, या लेप्टोकुर्टिक, मेसोकुर्टिक या प्लेटिकुर्टिक है। बोलो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। अब जैसे देखो, अब इसका मैं दूसरा केस लेता हूँ। मैंने जैसे अभी बात की थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्स इज ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एराइज होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? स्मॉल fx। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस वन को कन्वर्ट करें तो बेटा देखो न्यू आर समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, fx x पावर r dx, इस तरीके से लिख पाएंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन, एक मिनट इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है बेटा? क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो fx इस तरीके से बनेगा। अब जरा बताओ ये वाली वैल्यू क्या होती है? बताओ जरा, हमने पढ़ा है पीडीएफ के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए पढ़ा है इसको। बताओ ये वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी बेटा, एंड एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? न्यू आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx x पावर r dx। तो इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले को बोलते हैं नंबर 3। तो बात ये भी न्यू आर को डिनोट कर रहा है, ये भी न्यू आर को डिनोट कर रहा है, और ये भी न्यू आर को डिनोट कर रहा है, यानी मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन को। बट सिचुएशन अलग अलग है। तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा था, फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे, तो डेंसिटी फंक्शन की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो जैसी सिचुएशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वैल्यूज तीनों एक ही देते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। अब ऑब्वियसली अगर आप r इक्वल टू 0 की बात करेंगे यहाँ पर भी, तो ये क्या बनेगा? न्यू 0 fx x पावर 0 dx। तो x पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर से बात हो जाएगी fx dx की। और आपको पता है fx dx क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 होता है, तो न्यू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही r इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो न्यू 1, तो वो क्या होता है? fx इंटू एक्स डी एक्स, इस तरीके से बनेगा। ये क्या होता है? हमारा मीन होता है एक्स बार, जिसको मीन कहते हैं, या म्यू से डिनोट कर सकते हैं, और म्यू भी कह सकते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। भाई कल हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी तो पढ़ा था। क्लियर है? यस सर। r इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो v2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली r इक्वल टू 3 पे न्यू 3 एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी मास के केस में सेकंड,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के केस में थर्ड, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए फर्स्ट। क्लियर? चलिए, अब ये तो हुआ प्रीवियस वाला केस, जो यानी कि हमने एक तरीके से रिकॉल कराया आपको। अब आते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, और किस तरीके से उसको हम मोमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम लिखते हैं एमजीटी, एमजीएफ, एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसे एम से डिनोट करते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए और पैरामीटर टी के लिए। एम एक्स टी इज रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। इसका डेफिनेशन आप कैसे समझ सकते हैं? एक रैंडम वेरिएबल है एक्स और एक पैरामीटर है टी। जो भी इसके अंदर आप रैंडम वेरिएबल डालेंगे और जो भी पैरामीटर डालेंगे उसको ये कहाँ पर रिटर्न करता है? उसको रिटर्न करता है ई की पावर पे। ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट मीन्स अगर आप ऐसा कुछ लिखेंगे इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया y और यहाँ पर लिख दिया सपोज आपने z, तो ये क्या प्रिंट करेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर वाई जेड। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। आप जरा देखो, ये मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, मैंने इसको क्लियर करने के लिए ये लिखा। अब देखो, इसने ये तो लिख दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू, पर अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स, मान लेते हैं जी एक्स कोई फंक्शन, तो ये डेफिनेशन क्या कहती थी कि आप इसको उठाकर प्रिंट कर देते थे इधर, जी एक्स समेशन पी एक्स, या आप इसको इंटीग्रेशन पे डाल देते थे जी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला कब लगता था बेटा? पी एक्स वाला फॉर्मूला कब लगता था? क्योंकि अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। बताओ, पी एक्स वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है, जब पी एक्स आता है डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट के लिए। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रहता है। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब रैंडम वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। अगर ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स पी एक्स फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यही सेम फॉर्मूला इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ई टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यानी कि ये फंक्शन जो जी एक्स इसके अंदर डलता है वो सेम प्रिंट होता है। तो सेम प्रिंट होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से उठ के सीधा पी एक्स या जी एक्स एफ एक्स के मल्टीपल पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? ई टू द पावर टी एक्स, तो ये क्या होगा? या तो पी एक्स के मल्टीपल पे जाएगा या फिर एफ एक्स के मल्टीपल पे जाएगा। अगर पी एक्स है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो समेशन, क्योंकि यहाँ पर पी एक्स किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। सिमिलरली ये किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर है बेटा? यस। तो एक्चुअली एम एक्स टी कुछ इस तरीके का बन गया, अगर आप समझे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एट पैरामीटर टी इज गिवन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ समेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स पी एक्स और सम इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यानी ये चारों चीज़ें एक ही हैं, बट सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये फॉर्मूला है फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और ये फॉर्मूला है फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये कब आता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, और ये कब आता है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। क्लियर है बेटा? यस सर। आप जरा बात करते हैं इस केस की, यानी कि ये वाला जो केस है इसकी बात करते हैं, यानी डिस्क्रीट के केस की बात डिस्कशन करते हैं। देखो, डिस्क्रीट का केस ले लीजिए।
यानी कि इफ mxt इज इक्वल टू समेशन ऑफ e टू द पावर tx dx, ऐसा कुछ है, वेयर px इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो उस केस में देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे इससे मूवमेंट्स बनाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ से कैसे मूवमेंट्स बन के आते हैं। तो सबसे पहले e टू द पावर tx का एक्सपेंशन लिखिए। e टू द पावर tx का एक्सपेंशन बनेगा 1 प्लस tx बाई फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सोन। इस तरीके से यही तो होता है बेटा e टू द पावर tx का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन में। यस और नो? यस सर। सर यहाँ ये RMF क्या है सर? px जो है। ये px है, प्रोबेबिलिटी p है, ये r नहीं है, p है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब देखो इसको अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये सबमिशन सेम e टू द पावर tx को चेंज करिए तो 1 प्लस tx बाई फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये प्लस एंड सो इस तरीके से ये सीरीज बनेगा और ये फंक्शन एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 पे मल्टीप्लाई करो इसको तो ये क्या होगा, px बनाएगा बेटा। अगर इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो t बाई फैक्टोरियल 1 तो पैरामीटर है, तो ये बनाएगा समेशन एक्स पी एक्स इस तरीके से। और ऐसे ही सिमिलरली टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 तो पैरामीटर है, तो ये बनाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स। और सिमिलरली अगर टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये भी एक पैरामीटर है, तो समेशन ऑफ एक्स क्यूब पी एक्स। इस तरीके से सीरीज चलेगी। ठीक है, अब वापस आते हैं जो मैंने आपको रिकैप कराया था, वहां पे वापस आते हैं जो रिकैप कराया गया था। रिकैप में क्या कराया गया हुआ है, जो समेशन पी आई है या पी एक्स है वो क्या होता है, 1 होता है, और वो किसके बराबर होता है, वी नोड के। जो पी आई एक्स आई है यानी पी आई इंटू एक्स आई, जिसको आप एक्स पी या पी एक्स कहते हैं, वो क्या होता है, न्यू 1। एक्स स्क्वायर पी आई वो क्या होता है, न्यू 2। तो देखिए सिमिलरली एक्स क्यूब पी आई न्यू 3, एक्स फोर पी आई न्यू 4। तो आप देखिए आपने जो आपने सीरीज बनाई है उस पर वापस आइए आप, वो इस सीरीज पर वापस आए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट टी बाई फैक्टोरियल 1 सेम, इसको क्या लिख सकते हैं, वी 1, इसको क्या लिख सकते हैं, वी 2। सिमिलरली टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 क्या बनाएगा बेटा, वी 3। इसके आगे अगर कोई टर्म्स बनेगी टी 4 बाई फैक्टोरियल 4, वो क्या बनाएगा, न्यू 4 प्लस एंड सो। तो दिस इज एम एक्स टी। तो अब आप सोचिए कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सीरीज वाला, ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस गिव्स द मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जैसे यहाँ से आप चूज कर रहेंगे वी नोट, अगर टी बाई फैक्टोरियल 1 का कोफिशिएंट ले ले तो न्यू 1, टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 का कोफिशिएंट ले ले तो न्यू 2। सिमिलरली यहाँ से न्यू 3 निकल आएगा, सिमिलरली इधर से न्यू 4 निकल आएगा। तो दीज आर द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ से हम ओरिजिन वाले मोमेंट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का अगर हम सीरीज लिख दें, क्या लिख दें बेटा, सीरीज लिख दें, तो उसमें क्या होगा कि हमें डायरेक्टली मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। अब जैसे देखो कंटिन्यूअस वाला पार्ट भी देखते हैं, इसको हटाता हूँ, कंटिन्यूअस वाला पार्ट देखो। इफ एम एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये है वेयर स्मॉल एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड कैपिटल एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो उस केस में क्या होगा, इसको फिर से अगर हम एक्सपेंशन लिखें तो वैसे ही कुछ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी एक्स बाई 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सिमिलरली टी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल
प्लस एंड सो ऑन, और एफ एक्स फंक्शन एज इट इज इंटू डी एक्स। तो देखिए अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। टी किस बाई फैक्टोरियल 1 एक पैरामीटर है, तो यहाँ पर बनाएगा एक्स एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक पैरामीटर है, तो ये बनाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये बनाएगा एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स। रेंज में लिख नहीं रहा हूँ, रेंज का मतलब जो भी लिमिट होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वापस आते हैं, जो हमने रिकॉल किया था उसकी तरफ वापस आते हैं। देखो रिकॉल क्या किया गया था, ये एफ एक्स डी एक्स जो 1 होता है ये किसके बराबर होता है, वी नोड। एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, वी वन। एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, वी टू। एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, वी थ्री। तो इस तरीके से आप वो वैल्यूज वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं वी नोट टी बाई 1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं वी वन टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वी टू। सिमिलरली टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वी थ्री, एंड सिमिलरली टी 4 बाई 4 फैक्टोरियल वी फोर, प्लस एंड सो। दिस इज एम एक्स टी। बताओ ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है 4 वाला और जो आपने बनाया था 3 वाला, देखो कोई चेंज थोड़ा ही ना है, दोनों एक ही तो हैं। क्या चेंज है कुछ? नो सर। नो सर। फर्क क्या है कि एक में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज हो रहा है, दूसरे में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज हो रहा है। ये जो पहले वाला केस है वो फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और जो दूसरे वाला केस है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो केवल ये चेंज है आपका, तो बात एक ही तरीके से निकल के आती है। अब देखो, अगर हमने किसी भी एम एक्स टी यानी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सीरीज पर लिख दिया इस तरीके से, तो हम वहाँ से टी के जो कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे टी बाई फैक्टोरियल 1 या टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 या टी 3 बाई फैक्टोरियल 3 या टी 4 बाई फैक्टोरियल 4, वो सब हमें क्या दे देंगे, मोमेंट्स दे देंगे अबाउट ओरिजिन। उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे मोमेंट अबाउट मीन में, और वहाँ से हम मीन, वेरिएंस और स्क्यूनेस कुर्टोसिस बता पाएंगे। ठीक है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर फंक्शन को सीरीज पे लिखा जा सकता है? इज इट पॉसिबल? ऐसा भी कई बार होता है कि कई बार तो हमें सीरीज याद ही नहीं आती किसी फंक्शन की। यस और नो? यस सर। तो अगर हमें सीरीज याद नहीं आ रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट केस बता रहा हूं, यानी इक्वेशन नंबर 3, अल्टरनेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, जिसमें हमें सीरीज भी ना बनानी पड़े, वो क्या हो सकता है कि हम न्यू आर के लिए एक फॉर्मूला यूज करें, डी आर ओवर डी टी पावर आर एम एक्स टी एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हम एम एक्स टी या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे उसको हमें एक्सपेंड ना करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर डालना है। इसको फॉर्मूला नंबर 5 बोल दीजिए। अब जैसे इसमें अगर आपने आर इज इक्वल टू 0 पुट किया, आर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, सपोज आप आर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू 0 पे ये फॉर्मूला बनेगा न्यू 0 डी 0 बाई डी टी पावर 0 एम एक्स टी एट टी इज इक्वल टू 0। तो अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू देगा 1, क्योंकि ये पूरी होल पावर 0 1 बनाता है, और एम एक्स टी को जब आप टी इज इक्वल टू 0 पे बनाएंगे, जैसे कि ये है ई टू द पावर टी एक्स पी एक्स, अगर इसमें आपने टी इज इक्वल टू 0 रख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने टी इज इक्वल टू 0 रख दिया इसके अंदर, तो ये क्या बनाएगा, समेशन पी एक्स, और समेशन पी एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है। बोलो यस और नो? यस। ऐसे ही अगर आप इसकी बात कर रहे होंगे एफ एक्स डी एक्स, तो अगर इसमें आपने टी इज इक्वल टू 0 रख दिया, टी इज इक्वल टू 0 रखने का मतलब ये क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स डी एक्स भी क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों ही केस में वैल्यू क्या देगा,
1 देगा, ठीक है, क्योंकि ये भी mxt को डिनोट करता है और ये भी mxt को डिनोट करता है कि t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकलवा रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे निकाल देते हैं। तो ये रफ का जो आपने रफली मैंने बताया, इसको हटा देता हूँ। अब देखो, अब अगर आपने r इक्वल टू 1 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, r इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो क्या बनेगा बेटा, न्यू 1 dy/dt mxt और t इक्वल टू 0। तो एक बात सोचो आप, mxt का हम सीरीज ही तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमें प्रॉब्लम किस में आ रही थी, सीरीज लिखने में, ठीक है। पर mxt का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और t को 0 कर देंगे, वहां से क्या मिलेगा, न्यू 1 मिल जाएगा। सिमिलरली r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बेटा न्यू 2 d/dt स्क्वायर बनेगा, पावर 2 यूज हो रही है इस बार mxt। तो इसका मतलब क्या है कि आप mxt का 2 बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन t इक्वल टू 0। बोलो, सिमिलरली न्यू 3 d3/dt क्यूब mxt t इक्वल टू 0। ऐसे ही न्यू 4 r इक्वल टू 4 पे न्यू 4 d/4/dt पावर 4 mxt एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे यहाँ से। सर यहाँ ये mxt में हम क्या वैल्यू डालेंगे सर, वो जो एक्सपेंडेड mxt क्या होता है हमारा, mxt होता है हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वो कैसे निकलेगा, वो या तो ऐसे निकलेगा या वो ऐसे निकलेगा। भाई अगर प्रोबेबिलिटी मास दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दो। बोलो, यस यस सर, समझ ठीक गई। है। और उसको आप फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यू 1 मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यू 2, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यू 3, और 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यू 4। और टी क्या करना है, सभी में 0 रखना है, टी इक्वल टू 0, ठीक है। यस ये कब करना है, अगर आपको सीरीज में एक्सपेंड नहीं करना, या फिर आप सीरीज बनाइए डायरेक्ट, आप सीरीज बनाइए, ऐसे निकालिए कोफिशिएंट, वहां से वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ तरीका। अब जरा देखो आगे, देखो आगे देखो, देखो ये जो mxt है इसको आप ऐसे पढ़ लो ना, mx माइनस 0 पैरामीटर t। क्या ऐसे पढ़ सकते हैं, x को मैं x माइनस 0 से पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, x को मैं x माइनस 0 से इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या इसको क्या बोल रहा हूँ, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ओरिजिन पे कैलकुलेट हो रहा है। बोलो, यस अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, अबाउट मीन। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया x माइनस एक्स बार, तो ये क्या हो जाएगा, अबाउट मीन। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो ये हो जाएगा अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा, अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। तो देखो, दिस डिनोट्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो सेकंड वाला ऑप्शन देखो, यानी कि मैं अभी फाइंड आउट करना चाहता हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, अबाउट मीन, मीन के थ्रू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, ठीक है। तो मीन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एम एक्स माइनस एक्स बार इंटू टी, ऐसा लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, यानी यहाँ पर मीन यूज हो जाएगा। जो हम जीरो में यूज कर रहे थे ना, जीरो का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन को कौन रिप्लेस कर देगा, मीन रिप्लेस कर देगा। क्लियर है बेटा, यस सर। तो बेटा देखो डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार से है,
क्लियर है बच्चे? यस सर। देखो नॉर्मली हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, वापस जाता हूँ मैं। नॉर्मली हमारी डेफिनेशन क्या कहती है भाई, जो हमने बताया था आपको। नॉर्मली डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी एक्स आप डाल रहे हैं, जो भी टी इनपुट कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल की पावर पे मिलेगा और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो जो भी एक्स आप डाल रहे हैं और टी डाल रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियल की पावर पे मिलेगा और उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो जो भी आप एक्स डाल रहे हैं, जो भी आप टी डाल रहे हैं, वो ई की पावर पे मिलेगा और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर है बेटा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यस और नो? बोलो बेटा, क्लास में हो? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? अब जरा देखो, इसको मैं दो पार्ट में लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स एंड ई टू द पावर एक्स बार टी, इस तरीके से। ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया मैंने। एक बात बताओ, एक्स बार हमारा मीन है और टी हमारा पैरामीटर है, तो एक्स बार भी फिक्स होता है, पैरामीटर भी फिक्स होता है, तो ई टू द पावर एक्स बार टी भी क्या हुई, एक फिक्स वैल्यू हुई, कांस्टेंट वैल्यू हुई। और कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ जरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। बेटा ऐसा नहीं पढ़ा था क्या, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? क्या ये नहीं पढ़ा आपने? यस सर। कल ही तो प्रॉपर्टी बताई थी आपको प्रीवियस क्लास में, एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे आप बाहर ले सकते हैं और केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो ऐसे ही अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स बार टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर एक्स टी या टी एक्स। बताओ भाई, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और ये क्या होता है बताओ, अभी तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि एक्स बार टी, इसको तो सेम कॉपी कर दिया मैंने। ये क्या होता है हमारा एम एक्स टी ना। देखो बेटा वापस जाओ, समझ नहीं रहे आप, लॉजिकली कुछ भी चीज़ें देख नहीं रहे आप, बस ऐसे ही, पता है, कुछ भी चीज़ें समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो देखो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, वो किसके बराबर है, एम एक्स टी के बराबर है ना। दिस इज एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स। किसके बराबर है वो, एम एक्स टी यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कौन सा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। बोलो, बोलो बच्चों। यस सर। तो बेटा ये देखो क्या बन के आया, एम एक्स माइनस एक्स बार टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बार टी इज इक्वल टू एम एक्स टी। ये रिलेशन बन के आया। इसका मतलब क्या है, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, ये है अबाउट मीन वाला, और दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। तो एक भी बात आपको समझ में आई होगी कि जो ओरिजिन वाला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो वो मोमेंट्स भी कौन से देता है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। और जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन है तो वो मोमेंट्स भी कौन से देगा, मोमेंट अबाउट मीन। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बार बार मैं ओरिजिन वाला ही मूवमेंट्स क्यों पढ़ाता हूँ, या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ओरिजिन वाले पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर हम मीन के थ्रू भी बनाने गए ना, तो वो बनेगा इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ही। तो क्यों मैं इतना चीज़ें हेक्टिक करूँ कि मैं मीन के थ्रू जाऊँ और फिर उसको मूवमेंट अबाउट ओरिजिन पे बनाऊँ और फिर से मूवमेंट अबाउट मीन में कन्वर्ट करूँ। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करता हूँ और वहाँ से कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4,
उनको कन्वर्ट कर लूंगा मैं मीन वाले केस पे, है ना, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। क्लियर है बेटा? सर ये हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें e टू द पावर माइनस मतलब मीन x बार t इंटू एम एक्स टी आएगी, मतलब एम कि एक्स इसका माइनस। मीनिंग क्या हुआ, इसका देखो मीनिंग क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोमेंट अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन निकालने जा रहे हैं, तो आप ना जो ओरिजिन वाला मोमेंट्स था वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, उसी में केवल ई टू द पावर एक्स बार टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके सर, ओके सर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंक्शन आता है वो साइन टी, यानी कि अगर आपका एम एक्स टी कुछ इस तरीके का आता है, सपोज साइन टी, तो आप क्या करें, इसको अगर आप, ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, इसको अगर आप मीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस केवल इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें। अब इट्स डिपेंड कि उस क्वेश्चन में एक्स बार क्या है, इट्स डिपेंड व्हाट इज एक्स बार, है ना। ओके सर। एक्स बार मान लो तुम्हारा 3 था, तो आप क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस 3t। यस। तो ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपका एम एक्स टी ऐसा कुछ था, साइन टी, ठीक है, और एक्स बार आपका था सपोज 3, और आपको चाहिए एम एक्स माइनस एक्स बार टी, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन चाहिए, तो आप क्या लिखते थे, ई टू द पावर एक्स बार टी एम एक्स टी, ये लिखते थे आप। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ई टू द पावर एक्स बार का मतलब 3t साइन टी, तो ये डिनोट करता है मोमेंट्स अबाउट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन को, और ये डिनोट करता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन को। मीन भी क्या, एक्स बार इज इक्वल टू 3 को। ठीक है, अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये आपको देगा दीज मोमेंट्स, ये आपको ये 4 मोमेंट्स देगा। अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये आपको देगा ये वाले मोमेंट्स। अब इन इन 4 को क्या बोलते हैं हम, दीज आर द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड दीज 4 द मोमेंट्स अबाउट मीन, है ना। तो एक्चुअली हमें तो यही वैल्यू चाहिए होती है ना, अगर आप कोई भी मीन निकालना चाहते हैं, मीन चाहते हैं या इस वेरिएंस चाहते हैं या स्क्यूनेस चाहते हैं या कुर्टोसिस चाहते हैं, तो हमें तो ये मीन वाली वैल्यू ही चाहिए होती है। तो ये तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं ना बेटा, हमारा न्यू वन क्या होता था, एक्स बार होता था, न्यू टू क्या होता था, म्यू टू प्लस एक्स बार स्क्वायर होता था, ऐसे ही हमारा म्यू थ्री क्या होता था, म्यू थ्री प्लस 3 म्यू टू एक्स बार प्लस एक्स बार क्यूब, ये होता था। ऐसे ही हमारा म्यू फोर क्या होता था, म्यू फोर प्लस 4 म्यू 3 एक्स बार स्क्वायर प्लस, सॉरी, म्यू 3 एक्स बार, एक मिनट, दिस इज एक्स बार, एंड ये होता था 6 म्यू 2 एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार पावर 4। तो बेटा ये सारी वैल्यूज तो हम यहाँ से भी निकाल लेंगे ना, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ये सब हटा रहा हूँ मैं। अब देखो ये तो बताया मैंने मोमेंट अबाउट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। अब मैं बात करता हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट ए, आर्बिट्रेरी पॉइंट ए ले लेता हूँ। तो यानी मैं कुछ ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, आप समझिए कि ओरिजिन का मतलब एक्स माइनस जीरो, मीन का मतलब एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बार, और एनी पॉइंट का मतलब एक्स माइनस ए। क्लियर है बेटा? यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, वो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसको भी हमें ऐसे ही कुछ लिखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी, और जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं वो मल्टीपल पे आएगा, ये कुछ लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहाँ पर जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर पे और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। आप देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स
और e टू द पावर at, इस तरीके से लिख पाएंगे। अब इसकी फिर से बात करते हैं, तो ये क्या है, कांस्टेंट हुआ ना, क्यों? क्योंकि देखो t पैरामीटर है, फिक्स है होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, पैरामीटर क्या बार बार बदलते हैं, एक बार हम फिक्स कर देते हैं। a क्या है, कांस्टेंट है, तो e टू द पावर माइनस at भी क्या हो जाएगी, एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, और फिक्स वैल्यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, सेम, वो बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या अंदर, e टू द पावर tx। और बेटा फिर से बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, mxt को। mxt को, बहुत अच्छा, mxt को। तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस ए इंटू टी क्या बना दे रहा है बेटा, e टू द पावर ए टी mxt, ये बना दे रहा है। माइनस साइन के साथ ही ये माइनस, ठीक है, ये कुछ बना दे रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन है, उसी में अगर आप e टू द पावर माइनस एटी, ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो ए वाली वैल्यू तो आप डिफाइन करेंगे ना कि मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना, वो वैल्यू के साथ में अगर हम e टू द पावर माइनस एटी को मल्टीप्लाई कर दें मोमेंट अबाउट ओरिजिन से, तो वो हमें कौन से मोमेंट्स दे देता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट, तो क्या दे देता, एनी पॉइंट वाले दे देता, ठीक है। अब इससे भी क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें कौन से मोमेंट्स देगा, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, फिर भी इनसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा μ1 पे, फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा μ2 पे, फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा μ3 पे, फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा μ4 से। तो क्यों हम इतना सब कुछ करें कि पहले मल्टीप्लाई भी करें फिर भी दोबारा से कन्वर्ट करें? तो बस हमारे पास सबसे आसान तरीका यही रहता है कि हम ये निकाल लें, ये फाइंड आउट हो जाएगा तो ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी, और ये 4 वैल्यू आ जाएंगी तो ये चारों भी आ ही जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसलिए हमने प्रीफर करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना, क्योंकि बाकी सब भी उसी की टर्म्स में लिखे हुए होते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा काम करने से कोई फ़ायदा या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने का कोई बेनिफिट्स तो है नहीं। ऐसा करते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे भी अगर तीनों में देखें तो सबसे आसान यही होता है कैलकुलेट करना। अगर तीनों का कंपेयर करें mxt और mx माइनस एक्स बार टी और mx माइनस ए टी, सबसे आसान इजी यही होता है, ओरिजिन वाला, ठीक है। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी कोई क्लास तो नहीं है आपकी? बोलो। नो सर। अभी कोई क्लास नहीं है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। जैसे कि अभी 250 हुआ है तो एक क्वेश्चन करा दूँ, जिससे कि अभी मतलब 10 मिनट लगेंगे मेरे को। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो फिर स्टॉप करता हूँ यहीं पे। नो सर। ठीक है, 10 मिनट में बता देता हूँ। फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि mxt बताइए आप, ठीक है, ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीडीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब आता है बेटा बताओ, जब कंटिन्यूअस होता है या डिस्क्रीट होता है? सर कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब x जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। x इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो x कैसा रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस। और डिफाइंड कैसे है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, c इज ग्रेटर देन 0। ऑल्सो फाइंड द मीन, यानी कि x बार आपको बताना है, वेरिएंस इट मीन्स μ2 आपको बताना है, या सिग्मा स्क्वायर जो भी आप लिखें, या x बार को म्यू लिखें, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो mxt की बात करते हैं, तो mxt के लिए हमें ये x यूज करना होता है और ये t,
वो कहाँ पर मिलता है? एक्सपोनेंशियल पावर पे, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ टी एक्स। और इसकी भी क्या लिखना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन जी एक्स। बार बार मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंक्शन जो भी आता है उसको आप सेम प्रिंट करते हैं और उसके साथ में अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एफ एक्स या पी एक्स लगा देते हैं। पी एक्स लगाते हैं तो सब्मिशन और एफ एक्स लगाते हैं तो इंटीग्रेशन। इस तरीके से प्रिंट होता है। तो जी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जी एक्स बोले तो ई टू द पावर टी एक्स। तो हमें क्या करना चाहिए? ई टू द पावर टी एक्स को प्रिंट कराना चाहिए, उसके साथ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? बोलो जल्दी से। यस यस सर। सर। अब मैंने रेंज रख दी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा इंटरवल उसके अंदर आ जाए, और वो भी ब्रेक कहाँ पर हो रहा है? जीरो पर। तो जीरो पे ब्रेक हो रहा है बेटा। तो एक बात बताओ, ये जीरो वाला पॉइंट है तो एक लिमिट तो बनेगी यहाँ तक और एक लिमिट बनेगी यहाँ तक। तो इसका मतलब मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू जीरो, और दूसरा ब्रेक करना पड़ेगा जीरो टू इनफाइनाइट। यस और नो? यस सर। अब जब जीरो से छोटी वैल्यू की बात करेंगे, यानी x छोटा होगा जीरो से, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। और जब हम जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल बात करेंगे तो तब फंक्शन की वैल्यू है ऐसा। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन बाई सी ई टू द पावर एक्स बाई सी डी एक्स, और ई टू द पावर टी एक्स एज इट इज। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। तो देखो, इसको जब कन्वर्ट किया तो ऐसा कुछ बना दिया, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स वन बाई सी ई टू द पावर एक्स माइनस सी। क्योंकि वो जो माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो वाला था ना, तो जीरो डी एक्स होके वो पूरा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो उसको लिखने की नीड नहीं है। तो ये कुछ बन के आता है। वन बाई सी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ लिखा, ई टू द पावर टी एक्स को सेम लिखा, ई टू द पावर एक्स बाई सी को सेम लिखा। दोनों में से एक्स कॉमन आ सकता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट ऐसा कुछ बनाते हैं, क्योंकि उनको देखो सीधा सीधा दिख रहा है ऐसा कुछ, बट मैंने तो कुछ अलग ही बनाया है। मैंने ऐसा कुछ बनाया है। इस फंक्शन को और इस फंक्शन में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। अगर आप माइनस साइन को फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी यही कुछ है। बट लिखने से क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ पर, बताओ जरा। प्लस साइन क्यों नहीं बनाया बेटा यहाँ पर? यहाँ पर प्लस सर साइन। यहाँ पे हमें मीन की वैल्यू यहाँ से मिलनी है। मीन तो बेटा तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको सोचो कि ये लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है। अगर आपने ई टू द पावर इनफाइनाइट बनाया तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड ही बनता है, और अगर आपने ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बनाया तो वो जीरो बनता है। तो एक माइनस साइन लेने से नेचर चेंज हो जाता है हमारे इंटीग्रेशन का। समझ में आ गई मेरी बात? यस। यस सर। अब देखो तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 34 स्टूडेंट हैं। मान लो 10 बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो 24 बच्चों ने तो ये बात मिस कर दी, और 10 में से भी 3 बच्चे सुन रहे हैं, तो 7 ने भी ये बात मिस कर दी। तो देखो 34 में से ओनली 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है? तो अब देखिए, जिस बच्चे ने इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दिया होगा, जिस बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया होगा t माइनस वन बाई सी इंटू एक्स डी एक्स, तो जब वो इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएगा ना तो उसका हर बार यही बनेगा। अब वो उसको बार बार क्या करेगा? इनफाइनाइट लिख के नॉट डिफाइंड बनाएगा। इसलिए याद रखना, ये रूल होता है कि जब भी आपका माइनस इनफाइनाइट और लिमिट दिया हो तो आप ट्राई कीजिए कि यहाँ पर माइनस साइन बने, जिससे कि हमारी लिमिट ऐसी बन के आए जिसको हम डिफाइंड कर पाए। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो देखो मैंने ऐसा ही कुछ बनाया। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है। इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन ये ही बनेगा सेम, और माइनस के वन बाई सी माइनस टी। वो जो माइनस तुमने एक्स्ट्रा बनाया था उसका इफेक्ट यहाँ दिख जाएगा, और लिमिट आप लगा देंगे जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है? तो देखिए जरा एक बार, ये आपने लिखा इस तरीके से इन्फिनिटी दिस। अब इसको भी एलसीएम लेते हैं तो सी ऊपर आ जाता है, ये वन माइनस सी टी बनता है। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट, और जीरो लगाएंगे तो ई टू द पावर माइनस जीरो। आपको पता है ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? जीरो। जीरो। और ए टू द पावर माइनस जीरो क्या होता है? वन। ठीक है?
तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये एक्चुअली क्या बनेगा, 1/c c -1 एंड 1 - ct, इस तरीके से बनेगा। इस माइनस से ये प्लस हो जाता है, c से ये c कट जाता है, तो 1/1 - ct बनेगा, और उसको क्या लिख सकते हैं, 1 - ct इनवर्स। क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखो, यस एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर mxt कहाँ से आएगा, तो mxt इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमारा mxt आ गया, तो दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। अब देखो, इसको अगर हम सीरीज में लिख दें तो डायरेक्टली मूवमेंट्स बन सकते हैं, और अगर हम सीरीज में ना लिखें तो वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी मूवमेंट्स बनाने का तरीका। आगे का स्टेप बता रहा हूँ। तो आगे का स्टेप क्या होता था, ये होता था। तो या तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर डालें और बार बार उसको डिफरेंशिएट करके t = 0 करते रहें, या फिर सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको सीरीज में लिख दें। सीरीज में लिख देंगे तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सीरीज लिखना ज़्यादा आसान है इस बार, क्योंकि सीरीज मुझे देखने से ही समझ में आ रही है। सीरीज मुझे दिखाई दे रही है 1 - x इनवर्स की, तो 1 + x + x² + x³ + x⁴ इस तरीके से सीरीज चलेगी। x का मतलब यहाँ पर किससे है, ct से, तो 1 + x + x² + x³। आगे वाली टर्म्स भी लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है बेटा? प्लस एंड सो, बोलो। यस सर। और जो हमने फॉर्मूला बनाया था mxt के लिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, आपको याद आ रहा है? ये फॉर्मूला जनरेट किया था हमने, v0 t/1 v1 t² 2 ν2 t³ 3 ν3 t4 ν4 यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो इसको आपने बनाया, तो यहाँ पर देखिए ये पूरी चीज़ें क्लियर करता हूँ। इसको कंपेयर करिए, अगर हम v0 की कंपेयर करें 1 से, तो v0 = 1 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अगर t वाले पार्ट को कंपेयर करें तो v1 = c हो जाएगा। और आपको याद होगा ν1 क्या होता था, x बार होता था, तो मीन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, c। सी। तो दिस इज मीन। ठीक है, या म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कह सकते हैं बेटा, बहुत सारे नोटेशंस हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, सी। क्लियर है बेटा? यस सर। अगर इस पार्ट को कंपेयर करें इस पार्ट से, तो देखो यहाँ पर t², तो देखो ν2/2 ले लें = c², ये कंपैरिजन बनेगा। तो ν2 = 2c² आ गया। क्या आ गया बेटा, 2c²। और आपको याद होगा ν2 का जो फॉर्मूला होता था ना, वो ऐसा कुछ होता था। तो ये वैल्यू कितनी है, 2c²। µ2 हमें कैलकुलेट करना है, x बार हमने कैलकुलेट किया था c, तो बेटा µ2 कितना आ गया मेरा, c²। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएंस। बोलो। यस सर। तो वेरिएंस क्या आ गया हमारा, µ2 वेरिएंस c²। तो x बार c हो गया, वेरिएंस c² आ गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं। ये आने के बाद अब आगे चलिए, मान लेते हैं कि मैं थर्ड वाली टर्म्स को कंपेयर कर दूं। ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, इरेज ऑल। इस पार्ट को कंपेयर कर दूं, तो देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट बना। ν3/3 = c³। तो बेटा फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6, तो ν3 = 6c³। अब मेरे पास ν3 का फॉर्मूला क्या होता था, ν3 = µ3 + 3µ2 x बार और प्लस के x बार क्यूब, ये होता था। तो ये वैल्यू हमने बनाई 6c³, ये अभी हमें कैलकुलेट करना है। और 3µ2 µ2 का मतलब था c², x का मतलब था c, प्लस x का मतलब था c, तो c³। तो µ3 = 2c³। ये क्या है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स या थर्ड मोमेंट्स अबाउट मी, बोलो।
यस सर। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता था? 1-2 मिनट और लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गामा 1 इज इक्वल टू μ3 अपॉन μ2 क्यूब। तो देखो μ3 कितना आया है 2c क्यूब, μ2 कितना आया था c स्क्वायर का क्यूब विद अंडर रूट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, गामा 1 इज इक्वल टू 2c क्यूब और डिवाइड में क्या रहेगा बेटा c स्क्वायर यानी c होल पावर 3। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आएगी 2, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो गामा 1 का मतलब पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ है, पॉजिटिवली स्क्यूड। बोलो। यस सर। अब देखो लास्ट वाली टर्म्स को देखो, लास्ट वाली टर्म्स को देखो, यहाँ पर ले लेता हूँ c पावर 4 t पावर 4, क्योंकि इसके आगे ऐसी कोई टर्म्स बनी होगी, इसको इधर से कंपेयर कर लो। तो बेटा देखो v4 बाई फैक्टोरियल 4 यानी कि न्यू 4 बाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू c4, ये बनेगा। देखो तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ v4 बाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू c4। तो v4 क्या बन के आ गया बेटा, न्यू 4 आ गया 24c4। बोलो फैक्टोरियल 4 यस क्या होता है 24। अब देखो न्यू 4 का रिलेशन क्या था, μ4 प्लस 4 μ3 एक्स बार प्लस 6 μ2 एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार की पावर 4, ये था। तो देखो ये तो आया 24c4, μ4 हमें कैलकुलेट करना है। 4 μ3 का मतलब μ3 मैंने बनाया था आई थिंक 2c स्क्वायर 2c क्यूब, एक्स बार कितना है c प्लस 6 μ2 हमने बनाया था c स्क्वायर, एक्स बार क्या होगा c का स्क्वायर और c की पावर 4। तो ये देखो बेटा ये बनता है 8 प्लस 6 प्लस 1 तो 15। तो ये 15। बनेगा 9c4 इज इक्वल टू μ4। तो μ4 की वैल्यू आ गई है 9c4। अब देखो बीटा 2 क्या होता था μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो 9c4 अपॉन μ2 का मतलब c स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बनेगा 9c4 अपॉन c4। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 9। बोलो ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है। यस सर। अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो उस केस में हम कुर्टोसिस को क्या बोलते थे, लैप्टोकुर्टी। क्या बोलते थे बेटा, यस सर। लैप्टोकुर्टी। तो एक बात समझ में आई होगी कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था fx, ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है और ओवरलैप है लैप्टोकुर्टी। अगर आपसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो μ2 की वैल्यू क्या आई थी बेटा c स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ μ2 तो c स्क्वायर दैट्स इक्वल टू c। तो एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले वो आपसे। क्लियर है बेटा। यस सर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी वो आपसे ये चीज़ नहीं पूछता है, इस केस में गामा 1 नहीं पूछता है, बीटा 2 नहीं पूछता है। क्यों, क्योंकि ये सब काम उसने ना डाटा पे करा लिया, तो वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे इसको अवॉइड करता है। ये बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। क्लियर है। वो नॉर्मली आपको यहाँ पर क्या पूछेगा, ओनली मीन पूछेगा, वेरिएंस पूछेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा। ज़्यादा ही करेगा तो वो आपसे न्यू 1 न्यू 2 पूछ लेगा, बस मैक्सिमम। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ इसको, है ना, यहीं पे स्टॉप करें।